नमस्कार, मेरा नाम आभा मेहता और आज मैं जुड़ रही हूं आप सभी के साथ गाजियाबाद वैशाली से। डॉक्टर सत्या होप टॉक्स, मीट B5, कवि के साथ कॉफी और अनुज्ञा नारी शक्ति के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मंच पर चल रही कार्यशाला के विषय में यदि हम सोचें पिता कल्पतरु और माता अमरबेल, तो उस पर यूं तो विचार करने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हमारे अस्तित्व का साक्ष्य यथार्थ है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। हम हैं, हमारा वजूद है, क्योंकि हमारे माता पिता से हमें कल्प वृक्ष के सुख और अमरबेल सा आलिंगन सदा प्राप्त हुआ है। माता वो अमरबेल हैं जो जीवन जीने की घुट्टी हमें पिलाती ही रहती हैं। असल सच ये है कि हमारे नाम और पहचान का ठिकाना ना होता अगर उन्होंने अपनी गोद में बिठाया ना होता। सच यही है कि नाम और पहचान का ठिकाना ना होता अगर उन्होंने गोद में अपनी बिठाया ना होता। माता पिता के संबंध में कोई भी विषय हो, वो एक ऐसा एहसास है जो यूं तो बेहद व्यक्तिगत और निजी होता है, किंतु इसमें वो तारतम्यता होती है, वो संप्रेषणीयता होती है जो स्वतः ही व्यष्टि से समष्टि का भाव प्रेषित कर देती है। ये ऐसा बोध है जो एकदम निजी है, किंतु कितना जुड़ा हुआ है, क्योंकि माता पिता चाहे आपके हों या मेरे, वो कल्प वृक्ष ही होते हैं और अमरबेल समान ही होते हैं। यही है माता पिता होने की व्याकरण और यही है माता पिता होने की का सच। देखिए, माता पिता एक ऐसा शाश्वत सत्य है हमारे जीवन का जो किसी प्रकार की पुष्टि की अपेक्षा रखता ही नहीं है। यही कारण है शायद कि मंच पर पिछले कुछ दिनों से बहुत भावना प्रधान, बहुत कोमल भाव प्रस्तुत किए गए। ये ऐसे भाव थे जिनमें आसपास हमारे परिवेश में बदलते आयाम, परवरिश के बदलते आयाम, सनातन सत्य, हमारे संस्कारों से जुड़े मूल्य और इस तरह की बहुत सार्थक बातें की गई, बहुत सारगर्भित रचनाएं प्रस्तुत की गई। मेरा मतलब कहने का यह है कि राह कोई भी पकड़ी गई हो, गंतव्य एक ही था कि हम अपने माता पिता की योग्य संतान बनने की प्रेरणा कैसे लें और उसकी कामना हमारे मन में कैसे जागृत हो। आज मैं भी प्रयास करूंगी अपने शब्दों के माध्यम से आपको अपने माँ बाबा के आंगन में लेकर चलने का, वो आंगन जहां बीता मेरा बचपन और मिली एक ऐसी परवरिश जो जीवन की राहों को सुनहरा कर गई। जब मैं अपने बचपन के गलियारों में झांकती हूँ, अतीत के झरोखों से देखती हूँ, तो उनकी परवरिश, आदर्शों और संस्कारों की कुछ ऐसी बातें हैं जो वैसे तो सदा याद रहती हैं, किंतु जब किसी विषय विशेष के विषय में आप सोचेंगे तो ये बातें मुखर होकर बार बार सामने प्रकट होती हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ये वो यादें हैं, ये वो तत्व हैं उनकी परवरिश के, ये वो आयाम हैं उनके दिए आदर्शों और संस्कारों के, जो उनकी स्मृति के जैसे आलिंगन स्वरूप सदा ही मेरे साथ रहते हैं। जब मैंने अपनी भाभी से इस विषय की बात की, पिता कल्प वृक्ष और माता अमरबेल, तो उनसे बात कर रही थी, तो साथ बैठ के हमने कुछ पुराने पल जिए, कुछ पुरानी यादों को साझा किया और बहुत बातें निकल कर सामने आई और वो सभी बातें सार्थक भी थीं, सारगर्भित भी थीं और आज के लिए प्रासंगिक भी। किंतु कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी रहीं जो मैंने और उन्होंने साझा की और आज मैं आप सबके साथ उन्हें बांटने का प्रयास करूंगी। हम दोनों ने याद किया कि माता पिता ये क्या करते थे कि परवरिश देने से माता पिता अपने संस्कारों और मूल्यों के माध्यम से अपने अमर हो जाने का प्रबंध करते हैं, किंतु ये तभी संभव हो पाता है जब वो बालक जिसकी वो परवरिश करते हैं उसमें इस परवरिश की संस्कार को समेटने की का बोध हो, वो इसकी महत्ता को समझ सके। वो कहा करते थे कि यूं तो माता पिता अपनी पूरी संतान सभी को एक जैसी परवरिश देते हैं, किंतु आंख की पलक के एक पाल जितना अंतर फिर भी सबके भीतर रह ही जाता है। और वो ये कहा करते थे कि माता पिता की परवरिश
देना उनका एक पावन धर्म और कर्म है जिसके लिए वे धरती पर आए थे। परवरिश की पावनता और उसकी संपूर्णता माता पिता के हाथ में है, उसकी गरिमा पाने वाली उन संतति के हाथ में है, और उसकी गतिशीलता उसको पारिवारिक मूल्यों की वसीयत में बदलने की जिम्मेदारी हो जाती है उस बेटी की जो पुत्र वधू बनकर घर में आएगी, या उस बेटी की जो पुत्र वधू बनकर विदा की जाएगी। शायद ये सभी विचार मेरी माँ ने कभी मेरी भाभी से साझा किए होंगे, जो उनके चित्त में, उनके मन में, उनके व्यवहार में और चरित्र में ढल गए और आज भी मायके की अमराई को महका रहे हैं। दूसरी बात जो मेरे बाबा कहा करते थे अक्सर, और क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी तो इस विषय में वो अक्सर भावुक हो जाया करते थे, और फिर भी समझाया करते थे कि क्योंकि बेटियों को दो घरों की इज्जत और मान मर्यादा संभालने की जिम्मेदारी देकर ईश्वर ने भारतवर्ष में भेजा है, तो वो कहा करते थे कि वो दो परिवारों के मूल्यों का, संस्कारों का सिंचन करती हैं। अपने घर में अपने पिता और अपने भाइयों के साथ, अपनी माँ के साथ एक संस्कारों की थाती लेके वे पुत्र वधू बनकर प्रवेश करती है ससुराल में, और फिर वहां पे अपनी संतति को देती है उस घर के संस्कार। लेकिन वो कहा करते थे कि जब संस्कारों का सिंचन करने की बात आती है तो धरोहर स्वरूप बालकों को दोनों परिवारों के संस्कार और मूल्यों का संगम देना चाहिए। वो कहा करते थे कि संगम विलुप्त होने में नहीं, साथ मिलकर सशक्त होने में है। मेरा भाई अक्सर इस भाव का मजाक उड़ा के मुझे अंग्रेजी में समझाया करता था और कहा करता था कि कॉन्फ्लुएंस इज नॉट in the losing, it is in being stronger and tougher together. संगम साथ मिलकर सशक्त होने में है, विलुप्त होने में नहीं। और ये बहुत सशक्त विचारधारा है जो शायद उस समय हम हंस कर टाल दिया करते थे, लेकिन आज जब याद कर रही हूं तो वो भाव मन में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको अपने आप को उस कसौटी पर आंकने का प्रयास भी कर रही हूं। तो चलिए यात्रा आगे लेके चलते हैं। तीसरी बात जो अक्सर माता पिता मुझे समझाया करते थे, और बातों बातों में देखिए, परवरिश कभी भी शाम को बैठ के या सुबह बैठ के पढ़ा कर नहीं दी जाती है। बातों बातों में परवरिश से मूल्यों का एहसास और संस्कारों की जो ये धरोहर है ये बच्चों तक पहुंचती है। तो मुझे याद है माँ बाबा कहा करते थे कि बच्चों की ये जिम्मेदारी एक उम्र के बाद हो जाती है कि वो माता पिता के सामर्थ्य को समझने का प्रयास करें। वो कहा करते थे कि परवरिश माता पिता के सामर्थ्य के अनुसार होती है, और उसमें आर्थिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक सभी तरह की सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। और इतनी बड़ी जिंदगी में कई बार ऐसा अवश्य होगा जब माता पिता ये सारे सामर्थ्य स्वयं एक साथ न जुटा सके, किंतु फिर भी वो पूरा प्रयास करते हैं कि यदि उनके बच्चों के लिए वो आवश्यक है तो कहीं ना कहीं से इस सामर्थ्य को जुटाने का प्रयास करें। और अक्सर सामर्थ्य को जुटाने के लिए वो देखा करते थे बड़े से परिवार को, रिश्ते नातों के संसार को। इसलिए वो कहा करते थे कि अपनी कमी को पूरा करने के लिए, अपने अंदर निहित कमियों और अभाव को पूरा करने के लिए परिवार पर निर्भर होना आवश्यक होता है। इसलिए रिश्ते नातों में परस्पर स्नेह को सींचो और बोवो, प्रगाढ़ता की इज्जत करना सीखो, दो भी और पाओ भी। इन सभी चीजों ने धीरे धीरे कहीं ना कहीं परिवार के परिवेश में हम सब पर, जब हम बड़े हो रहे थे और आज जब अपने अपने परिवारों में हैं, शायद कहीं ना कहीं माता पिता जो ये जो कहते हैं ना कि अनुपम गोल्डन नगेट्स गिराया करते थे, ये जो सोने और मोती के जो बीज हैं ये गिराया करते थे, ये हम उठा लिया करते थे। मुझे आज इस विषय पर जब मैं विचार कर रही थी तो 9th क्लास में एक निबंध लिखने को मुझे दिया गया था, वो याद आ रहा था। और ये निबंध मैं अक्सर मैं याद कर लेती हूँ क्योंकि इस निबंध ने शायद मुझे बचपन से किशोरावस्था और फिर किशोरावस्था से युवावस्था तक जाते जाते एक बहुत सुंदर मोड़ दिया था मेरे जीवन को। और वो निबंध मुझे मिला था क्लास 9th में लिखने को। उस निबंध का शीर्षक था माता पिता के गर्व और सुख का कारण बनो। और मैं घर आई थी बड़ी परेशान और मैंने माँ से कहा, मैंने कहा ये
सर ने टॉपिक तो मैडम ने टॉपिक तो दे दिया है, लेकिन ऐसा विषय मुझे किसी निबंध में की बुक्स में या किसी व्याकरण की पुस्तक में मिलने वाला नहीं है। तो कोई रेफरेंस बुक या कुछ मुझे बताओ, मैं कैसे लिखूं। और मुझे आज भी माँ का वो वाक्य याद है जो मैं भूली नहीं हूं। उन्होंने कहा था, यह विषय जीवन का व्याकरण है, इसे परिवार की पाठशाला में सीखोगी। और उस दिन से मैं ये वाक्य आज तक इसलिए नहीं भूली क्योंकि शायद 9वीं कक्षा तक आते आते विद्यालयों में चिंतनशील विषय दे दिए जाने की प्रथा शुरू हो जाती है। और माँ ने तो इसको ऐसा मोड़ दिया जिसने मुझे किशोरावस्था से युवावस्था तक जाते जाते शायद बिल्कुल ही अलग तरीके का चिंतन मेरे अंदर डाल दिया था। मैं बहुत हंसी थी मम्मी के इस सेंटेंस को सुन के, लेकिन बाद में जब उनकी गंभीर चिंतन की मुद्रा देखी तो समझ में आया कि शायद ये उतना हंसने का विषय नहीं है। शाम को जब पापा घर आए तो मुझे उन्होंने बोला, पापा से पूछो कि कैसे उन्हें सुखी और गौरवान्वित कर सकते हो। और माँ ने ये प्रश्न पूछा और मैंने छूटते ही पापा का जो सबसे पसंदीदा वाक्य था, जो वो मुझे बोला करते थे जब मैं बड़ी हो रही थी, मैंने रटे हुए तोते की तरह उन्हें सुना दिया। और वो वाक्य था, गुड मार्क्स गुड हैबिट्स एंड गुड कैरेक्टर। गुड मार्क्स गुड हैबिट्स एंड गुड कैरेक्टर। और उस शाम हमारे घर में शुरू हुई एक चर्चा जो बहुत दिनों तक चली, शायद जीवन पर्यंत जब तक वह रहे किसी ना किसी तरीके से ये चर्चा उन्होंने जिंदा रखी। लेकिन उस दिन मुझे समझाया गया कि अच्छे अंक कर्म प्रधानता, अनुशासन, प्रियता, निष्ठा, प्रतिबद्धता का फल स्वरूप होते हैं, इसलिए अच्छे अंक लाना आवश्यक है। उस दिन मुझे बताया गया कि अच्छी आदतें सही और गलत में भेद करना सिखाती हैं और अच्छे का चयन करना हमेशा आसान और गलत को त्याग देना हमेशा मुश्किल नहीं होता। उस दिन मुझे समझ आया कि अच्छे चरित्र की रचना के लिए कर्मठता के साथ साथ नेक विचार और संस्कारों की भी एक संस्कृति हमारे साथ होनी आवश्यक है। वो हमारे जीवन की रीढ़ की हड्डी बनेगी और हमारे व्यक्तित्व की पहचान। आप सभी प्रबुद्ध हैं, आप समझ सकते हैं कि 9th क्लास में पढ़ने वाली आभा को रोज उन्होंने बूंद बूंद करके किस तरह से ये जीवन बोध दिया होगा। बहरहाल हमें हमेशा सफल होने की कामना रहती थी और सफल होकर पापा से अपना प्राइज या ट्रॉफी या चॉकलेट लेने की हमेशा ही आदत रही। और मुझे याद है मैंने पापा से ये प्रश्न तब भी किया था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कामयाब हो गई, और कब पता चलेगा ये कामयाबी कब मुझे मिलेगी और मुझे कैसे पता चलेगा। उस समय मेरी माँ जो ज्यादा गंभीर मुद्रा में रहा करती थी क्योंकि मैं उनकी बेटी थी, और शायद माँ बेटियों को लेकर हमेशा ही चिंतित रहती हैं, और वो अध्यापिका भी थी, शायद ये भी एक कारण होगा। लेकिन माँ ने मुझे तब समझाया कि एक ना एक दिन तुमको सब यही कहेंगे, दर्पण में तुम देखोगी और तुम्हें भी देखकर सब कहेंगे कि तुम मेरी परछाई हो, मेरी परछाई जैसे दिखने लगोगी। किंतु जिस दिन तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से लोगों को लगेगा, तुम्हारे आचरण से तुम्हें अपरिचित लोग भी जानकर ये कहेंगे कि हम तुम्हारी माँ से मिलना चाहते हैं, या ये कि हम तुम्हारी माँ को याद कर सकते हैं तुम्हारे इस आचरण और व्यवहार की बनिस्बत, तो मुझे लगेगा कि मुझे एक अनुपम सुख की प्राप्ति हुई और तुमने मुझे गौरवान्वित किया। ये शायद कब होगा उस समय मुझे इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं अपनी माँ की बेटी थी और मेरे से पहले मेरे 3 बड़े भाई थे, उस दिन पहली बार मैंने अपनी माँ को ये कहते सुना और मैं बहुत हंसी भी थी। और उन्होंने कहा, गीता सा करो और सीता सी बनो। और मैंने बहुत हंस के माँ से पूछा था, कौन है ये सीता गीता, कब मैं मिलूंगी इनसे, मिलवा दो मुझे इनके साथ, तब मुझे समझ आएगा। और माँ कहती रही हमेशा एक ही बात, गीता सा करो और सीता सी बनो। मुझे बहुत देर के बाद ये समझ आया कि गीता से बना। इंटरनेट थोड़ा परेशान कर रहा है, यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं, मुझे लग रहा है वापस आ गया। मैं अपनी बात जारी रखूंगी, जब इंटरनेट थोड़ा हल्का होगा मुझे सूचित करते रहिएगा, क्योंकि मैं पढ़ पा रही हूँ आपके कमेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ ने ये बात कही और उस दिन से शुरू हुई प्रथा गीता सा करो और सीता सी बनो का। और जब मैंने पापा से पूछा कि पापा मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा जिससे आप खुश होंगे, तो उस दिन पापा ने मुझे ये कहा कि जिस दिन
तुमको कोई आकर ये कह दे कि तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे आचरण से, तुम्हारी बातों से हम इतने प्रभावित हैं कि अगर हमारे घर में कोई बच्ची हुई तो हम उसका नाम तुम्हारे नाम से रखेंगे, या हमारे घर में अगर कोई बहन और बेटी हो और वो तुम्हारी जैसी हो, उस दिन मेरी परवरिश सार्थक हो जाएगी और मैं जिंदगी में उससे ज्यादा सुख और गर्व की अनुभूति कभी नहीं कर पाऊंगा। मैंने पापा से उसी वक्त का मेरी माँ, मेरे दोस्त की, जो मेरी सखी की माँ है, वो तो रोज कहती हैं कि तुम आभा जैसी बनो, और माँ ने उसी क्षण मेरे इस क्षणिक अहंकार को खत्म करते हुए कहा था कि तुलना में जीतने से बड़ी हार कोई नहीं होती है। जीत वो होती है जहां खाली स्थान में अपनी जगह बनाकर एक रिक्त स्थान की पूर्ति की जाए, और उसी रिक्त स्थान की पूर्ति करने की उन्होंने मुझे क्षमता दी। उस दिन उन्होंने वो अहंकार का भाव नष्ट कर दिया और मुझे उस मार्ग पर डाल दिया जिसकी मंजिल का मुझे कोई ठिकाना नहीं पता था, रास्तों की कोई पहचान भी नहीं थी, पर चलना निरंतर था। मैं समझ गई कुछ वर्षों के बाद कि ये एक ऐसी उन्होंने मुझे लक्ष्य दिए हैं जिन्हें पूरा करने में पूरी जिंदगी भी लग सकती है और कई जन्म भी। आज मैं शायद समझ पा रही हूं उनके भाव, और क्योंकि अब खुद समय के उस कगार पर खड़ी हूं जब अपने पुत्र को वो संस्कार दे रही हूं, तो उनके भाव और उसमें निहित उनकी जो मुझे लेकर उनका जो नेह था वो भी उजागर हो रहा है। मैं नहीं जानती कि मैं उस सुख को प्राप्त कर पाई या नहीं, किंतु यदि मैं कर भी पाई उस सुख की अनुभूति अपने माता पिता को दे पाने में मैं कामयाब भी रही, तो मैं उन तक ये समाचार पहुंचाऊंगी कैसे, क्योंकि चिट्ठी न कोई संदेश जहां वो चले गए, वो वहां है जहां तक मेरी बातों का उन तक पहुंचना शायद संभव ना हो। किंतु फिर भी क्योंकि मैं बहरहाल उनकी ही बेटी हूं, तो मैंने ढूंढे भगवान के दो डाकिये जो मेरा ये संदेश माता पिता के पुण्य धाम में उन तक ले जाएंगे, और लिखी अपने माँ बाबा के नाम एक चिट्ठी। ये चिट्ठी है, कविता नहीं। और यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ जब लिखी मैंने चिट्ठी, सौंपी उसे डाकिये को और वो पहुंची मेरे माँ बाबा के पुण्य धाम तक, तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये चिट्ठी है तो मैं आपसे इसे पढ़ने की अनुमति मांगूंगी, बोलने की नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुन रे बदरा, तू तो भगवान का डाकिया है ना, वहां से बूंदे लाकर यहां बरसाता है। मेरा एक काम कर दे, वहां बादलों के उस पार मेरे माँ बाबा का पावन धाम है। इस बार जब अपना जल बरसाकर वापस जाएगा तो ले जाना अपने साथ मेरी आंखों से कुछ बूंदे। उनको बताना ये मेरे रोते हुए आंसू नहीं है, खुशियों की बारिश है। कहना खुशियों से छलकी मेरी पलकें, गिरी कुछ बूंदे वो ही समेट के ले गया तू। देख उनको कह देना, वैसे तो यहां सब ठीक है, पर उनकी याद तो आती है ना। मेरे बाबा तुझसे 1000 प्रश्न पूछेंगे कैसी हूं मैं, क्या करती हूं, ठीक हूं, बीमार तो नहीं, परेशान तो नहीं। सुन रे बदरा, पास बैठकर बता देना, कह देना सब अच्छा है। पापा पकड़ कर कहेंगे, अगर सब अच्छा था तो उसने हवाओं के साथ अपनी खनकती हुई हंसी क्यों नहीं भेजी, उसने तेरे साथ अपनी आंखों की बूंदें क्यों भेजी हैं। वो कहेंगे, मेरी बिटिया की पलकों के आंसू मुझे पुकार रहे हैं। बाबा की बिटिया का मन कहीं ना कहीं आहत जरूर हुआ है। माँ तब बोलेगी उनसे, बिटिया बिल्कुल ठीक है जी, अपने घर में रची बसी है, हमारी बच्ची है सो ठीक, लेकिन अब अपने बच्चों की माँ बन चुकी है। ध्यान से देखना रे बदरा, माँ की आंखें उस वक्त नम हो चुकी होंगी। बस तुम इतना कह देना माँ को उस वक्त कि वो बिल्कुल सच कह रही हैं, उनकी बिटिया अपने घर की रानी है, कहाँ उसे कोई परेशानी है। बाबा फिर भी नहीं मानेंगे। जो बूंद मैंने भेजी है ना, उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे और माँ को सुनाएंगे। फिर बोलेंगे माँ से, तुम ठीक कहती थी,
सब कुशल है बिटिया के साथ। समाचार भेजा है उसने, कहती है आपकी बिटिया को देखकर लोग कहने लगे हैं आपकी जैसी सयानी बिटिया की कामना करने लगे हैं। और एक दंपति ने तो अनुभा नाम भी रखा अपनी छोटी सी बिटिया का। अनुभा, समझी ना, छोटी आभा। आगे लिखा है माँ ने, आगे लिखा है माँ से कहना उसकी परछाई लगने लगी हूं। तुम्हें कविता अच्छी लगती है ना? कविता लिखकर भेजी है उसने। माँ तेरे चेहरे की झलक दिखती है आईने में। माँ तेरे चेहरे की झलक दिखती है आईने में। तेरे नाम से पहचान है मेरी जमाने में। तेरे नाम से पहचान है मेरी जमाने में। रूह में शामिल है मेरी, रूह में शामिल है मेरी। माँ वो रहती थी महक जो तेरे आंचल में, वो रहती थी महक जो तेरे आंचल में। कहती है लोग कहते हैं तेरी आभा ससुराल में सीता सी, कर्म में गीता सी दिखने लगी है। कहती है आप तो हो नहीं सुनने को, इसीलिए बूंदे भेजी हैं। उसकी आंख से छलकती खुशी है। कहती है हवा के साथ खुशबू भी भेजी है उसने। कहती है आने वाली हवा के साथ खुशबू भी भेजी है उसने। अपने सुखी संसार की खुशबू, परिवार वाटिका से मिली वो महक। कह रही है तेरी मोगरे की डाली खुश है वो। बोलती है हवा आएगी और तेरे आंचल में मोगरे की महक को उतार देगी। तू महकती रहना और मैं गर्व से चहकता रहूंगा। आज का आसमान साफ है, बादल नहीं है। शायद मेरे माँ बाबा के पुण्य धाम में रुक गया होगा, या माँ बाबा ने ही रोक दिया होगा। आशीष की बूंदें भरकर भेजेंगे बादल के साथ मेरे ऊपर बारिश करने को। हवा भी आएगी उन्हीं को छूकर, ताजा झोंके सी मेरे अंतस तक उतर जाएगी और कहेगी हमारी प्यारी बिटिया रानी, हमारी प्यारी बिटिया रानी, कुछ सीता सी कुछ गीता सी, सीपों से मोती चुनती रहना, सीपों से मोती चुनती रहना, सबसे सयानी बनकर रहना, सबसे सयानी बनकर रहना। तो ये थी मेरी चिट्ठी और वो लीला जो पुण्य धाम में शायद घटेगी जब ये चिट्ठी माँ बाबा तक पहुंचेगी। ये निर्णय मैं आप पर छोड़ती हूं कि ये जो चिट्ठी थी ये कपोल कल्पना थी, अर्ध सत्य था या मेरा संपूर्ण सच। किंतु ये निवेदन मैं आपसे अवश्य करूंगी कि अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ एक निबंध आप भी लिखना शुरू कीजिए, जिस निबंध का विषय होगा माता पिता के गर्व और सुख का कारण बनो। इस निबंध का पहला अध्याय शायद उस गीता और रामायण की रचना करे जो आपके परिवार की निजी गीता और रामायण बनने की क्षमता रखेगी और युगों युगों तक आपकी परिवार वाटिका को पुष्पित, पल्लवित और सुरभित रखेगी। आज के वक्तव्य के लिए मैंने इतना ही सोचा था, किंतु क्योंकि अभी समय थोड़ा है हमारे पास, और एक कविता आपके पास छोड़ती हूँ और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। मैंने इस कविता की तैयारी नहीं की थी, लेकिन समय है तो सोच रही हूँ ये कविता छोड़ दी जाए, पर हाँ मुझे 2 मिनट लगेंगे इस कविता को ढूंढने में। तो रहिए मेरे साथ, ना मिली तो फिर कभी बोली जाएगी। नहीं, मुझे अभी ये कविता नहीं मिल रही है। प्रयास करूंगी कि मैं कल मंच पर आऊं और वो कविता प्रस्तुत करूं आपके समक्ष। वो कविता भी कुछ हद तक श्रद्धांजलि है, शब्दांजलि है मेरे माता पिता के लिए, जो लिखी गई थी एक विशेष स्मृति दिवस पर। किंतु आज के लिए बस इतना ही। आप सब ने कीमती वक्त दिया मुझे मेरा वक्तव्य सुनने के लिए, उसके लिए मैं आप सबका आभार, आपके सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और पिछले 15 दिनों से चल रही इस कार्यशाला की सफलता पर आप सभी को बधाई देती हूँ, आपकी भागीदारी के लिए, आपकी प्रतिभागिता के लिए, आपकी योगदान के लिए, और डॉक्टर सत्या होप टॉक्स के वरिष्ठ सदस्यों को, जिनकी देखरेख में ये कार्यशाला बहुत ही सफलता से अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर चल निकली। कल कार्यशाला का विश्राम दिवस है। यदि संभव हो सका, समय ने अनुमति दी,
तो कोशिश करूंगी ये शब्दांजलि लेकर एक बार फिर आपके मध्य आने की। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे पटल पर एक और दिन। नमस्कार।